हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था, संसद की समितियां। कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से पूछा गया कि संसद समितियां क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और उम्मीद है कि मैं आपको जो बताऊंगा आप उसे समझेंगे और जो एग्जामिनेशन होगी उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। पहले हमारे सामने ये पॉइंट आता है कि संसद समितियां होती क्या है। समितियों के प्रकार जो है उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि संसद समितियां होती क्या है। तो हम देखिए, जो संसद समितियां होती हैं वो संसद के द्वारा किए गए कार्यों में सहयोग करती हैं। मतलब जो संसद जो है वो कौन कौन से कार्य करती है, उन कार्यों को संपन्न कराने में संसद का सहयोग करने वाली जो भी समितियां गठित होती हैं वो संसद समितियां होती हैं। ये सारी की सारी समितियां संसद के द्वारा ही गठित की जाती हैं। ये संसद समितियां कार्य से लेके उस जो विधेयक होते हैं उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच पड़ताल भी इन्हीं के माध्यम से करती है। अब हमारे सामने आता है कि संसद समितियों का जो गठन है, निर्माण है, वो प्रोसेस कब से शुरू हुआ। तो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि संसद समितियों का जो विकास है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ और वर्तमान में जो हम बात करें तो इसका गठन अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा हम इस आगे डिटेल बाद में देखेंगे कि कौन सी क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो एक क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है कि संसद समितियां होती क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। संसद समितियां एक वे संस्थाएं होती हैं जो संसद के द्वारा निर्मित होती हैं और संसद के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहयोग करती हैं और उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करती हैं। तो संसद समितियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समितियां और एक प्रवर समितियां। अब जो स्थायी समितियां होती हैं वो प्रतिवर्ष बनती हैं और जो प्रवर समितियां होती हैं या कहें कि जो तदर्थ समितियां होती हैं वो कुछ समय के लिए बनती हैं, मतलब जिस समय इनकी आवश्यकता होती है तब इनको बनाया जाता है, इसलिए इनको अस्थायी समितियां भी कहा जाता है। तो संसद समितियां कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, स्थायी समितियां कहो, फिर दूसरा है प्रवर समितियां कहो या फिर अस्थायी समितियां कहो। अब कुछ समितियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। वैसे समितियां जो हैं तीन ही प्रकार की होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ भी और समितियों को भी जोड़ा गया है। तो हम देख लेते हैं कि पहला जो है, पहली संसद की जो समिति है स्थायी रूप से काम करने वाली, वो है लोकलेखा समिति। फिर इसके बाद में आती है फ्रेंड्स आपकी प्राक्कलन समिति। मैं आपको जो बुक है कंपटीशन एग्जाम की पीसीबी की बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। प्राक्कलन समिति और फिर एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीन समितियां प्रमुख होती हैं। इसके अलावा भी वैसे हम देखें तो बहुत सारी समितियां हो जाती हैं एज ए लाइक, जैसे कि SC/ST कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेष अधिकार समिति या फिर विभागीय समितियां। ये समितियां भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें तीन समितियां ही काम में आती हैं जो स्थायी रूप से काम करती हैं, जो प्रतिवर्ष बनती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले जो पहली समिति है उसको देखें तो लोक लेखा समिति। इसको हम कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या कह सकते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी। और संसद की समितियों को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, तो इंग्लिश का भी वर्जन ध्यान रखें कि इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है और हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति जो है इसका जो प्रारूप हमारे सामने आता है, इसकी स्थापना है वो 1921 की भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अब दिमाग में आ रहा है सर 1921 में स्थापना की गई, अधिनियम 1919 में आया। हाँ, तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसके अकॉर्डिंग, उसके जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग 1921 में इसकी स्थापना कर दी गई। और ये जो लोकलेखा समिति है ये सबसे प्राचीन समिति मानी जाती है। ये हमने पीछे बात कर ली कि ये जो स्थायी समितियां होती हैं वो 1 वर्ष के लिए बनती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा
निर्मित होती है। अब हम इसके सदस्य संख्या की बात कर लें कि सारे लोक लेखा समिति है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, तो वो भी देख लें आप। सदस्य संख्या जो 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य 22 होते हैं, और पूछा जाए कि कहाँ से कितने सदस्य लिए जाते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसके जो मुख्य कार्य वो भी देख ले आप, लोक लेखा समिति के हैं, कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। पहला है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, अर्थात सार्वजनिक व्यय की जांच करना। टोटल जो हमारे सामने एनालिसिस होता है वो ये निकल के आ रहा है कि जो लोक लेखा समिति है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वार्षिक रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच करता है, और सार्वजनिक व्यय जो कितना किया जा रहा है एक साल के दौरान सरकार के द्वारा कितना व्यय किया जाएगा उसकी जांच पड़ताल करता है। फिर सेकंड पे देखें हम तो भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों से सदन के समक्ष प्रस्तुत अन्य खातों की जांच करता है कि भारत सरकार एक वर्ष के दौरान कितने वित्तीय खाते हैं और सदन के समक्ष अन्य जो खाते हैं उनकी जांच करने का काम भी किसका है, लोक लेखा समिति का है। विभागीय लेखों की जांच करना ये काम भी किसका है, लोक लेखा समिति का है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आगे बात कर लें, जो इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सामान्यतः विपक्षी पार्टी के सदस्य को इसका सदस्य बनाया जाता है। विपक्षी पार्टी होती है, सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष जो बात होता है उसमें से किसी एक सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति कहें एस्टिमेट समिति, एस्टिमेट कमिटीज कहें। इसकी स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश में की गई थी, और वर्तमान में स्थायी समितियों में ये सबसे बड़ी समिति है। पूछा जाए कि सबसे बड़ी समिति तो कौन सी है, प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट समिति, या पूछा जाए कि सबसे प्राचीन समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है, और जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी है, प्राक्कलन समिति है। इसका भी एक वर्ष के लिए गठन किया जाता है और वही पद्धति है। इसकी सदस्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके, और उम्मीद है कि आपको समझ में आना ही चाहिए। कार्य भी देख लें, वही चीजें निकल के आ रही है कि वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता लाने और प्रशासन में कुशल एवं वैकल्पिक नीतियों के संबंध में सुझाव देना। कि जो वित्तीय प्रशासन है, धन से संबंधित जो भी प्रशासन होता है उसमें जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको कम करने और उसको एक कुशल और वैकल्पिक नीतियों के संबंध में सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, प्राक्कलन समिति के द्वारा दिया जाता है। सेकंड नंबर का जो मुख्य कार्य है वो ये होता है कि अनुमानों में निहित नीति की सीमा के अंतर्गत धन का समुचित वितरण किया गया अथवा नहीं। मीन्स ये हो गया कि जो अनुमान निश्चित किए गए थे कि हमें इतना धन खर्च करना है, इतना हमें लाभ कमाना है, वो एक सीमा के अंतर्गत हुआ है या नहीं है, इसकी जांच भी या इसको निश्चित करना ये किसका काम है, प्राक्कलन समिति का है। जिसकी जो अध्यक्ष हैं वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो अगली समिति है वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। स्थापना इसकी 1 मई 1964 में हुई, और किसके सुझाव पर हुई, कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर की गई। हम 3 मुख्य समितियों की बात कर रहे हैं, पहला लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके 1 मई 1964 में इसकी सुझाव पर स्थापना की गई। ये भी 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। वही कल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। सदस्य संख्या जो है वही 22 होती है, 15 + 7। ठीक है, और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा एवं रिपोर्ट का परीक्षण करना। मतलब सरकारी उपक्रम जितने भी हैं, सरकारी संस्थाएं जितने हैं जो सरकार के अंडर में है, उनके लेखों और रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है कि ये सही है या गलत है, और फिर सरकारी उपक्रमों पर केग की रिपोर्ट का परीक्षण करना। और सरकारी उपक्रमों पर जो केग होता है CAG है ना, उसकी
रिपोर्ट का परीक्षण करने का, उसकी जांच पड़ताल करने का काम भी किसका है? सार्वजनिक उपक्रम समिति का है। थर्ड तरीका, सरकारी उपक्रमों का व्यवसाय के सिद्धांत में वाणिज्यिक प्रयोग के तहत काम का परीक्षण। व्यवसाय के आधार पर, वाणिज्य के आधार पर इनके काम का परीक्षण भी किया जाता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। डियर फ्रेंड, ये थे संसदीय समितियां जो हमने पढ़ी हैं। दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां या प्रवर समितियां कहें। ये जो स्थायी समितियां वो 3 प्रकार की होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके अलावा और कुछ समितियां भी होती हैं जो स्थायी रूप से काम करती हैं। SC ST कल्याण समिति, इसका काम भी वही है। इसका काम यह है कि ये जो समितियां हैं ये अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए जो जो योजनाएं लाई जानी है उनके ध्यान रखती है और उनमें कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है, इसकी सिफारिश करती है। इसमें जो रेशो है सदस्यों का वो है 20+10, मतलब 20 तो कहाँ से? लोकसभा से, और 10 सदस्य कहाँ से? राज्यसभा से। वो मैंने राइट डाउन नहीं कर रखा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको लिख के नहीं बताया, कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से। तो अब देखेंगे ST वाला हो गया। फिर है कल्याण मंत्रण कार्य मंत्रणा समिति। ये जो होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, जो संसद होता है, जो कार्य करती है, उस कार्य को सुचारू रूप से लाने के लिए आपस में डिस्कस की जाती है। उस डिस्कस को पूरा करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति तय की जाती है, सरकारी कामों पर नजर रखी जाती है। इसका जो कार्य मंत्रणा समिति, इसमें 15+11 सदस्य काम करते हैं। 15+11 सदस्य काम करते हैं। पंद्रह प्लस 11 सदस्य काम करते हैं। सॉरी फॉर रिंगिंग वाइब्रेशन। देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति से 15+11 सदस्य काम करते हैं, मतलब 15 सदस्य लोकसभा से और 11 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये भी जो मैंने बताया कि जो मंत्रिमंडल होता है उसकी समितियां होती हैं, उसमें जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस की जाती है। और विशेष अधिकार समिति, ये विशेष अधिकार समिति या विभागीय समितियां, ये एक विशेष रूप समितियां गठित की जाती हैं जो केवल और केवल विशेष अधिकारों के तहत काम करती हैं और विभागीय की जो काम किए जाते हैं विभागीय क्षेत्र में उनको जानकारी उपलब्ध कराती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।